हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पर रेक्टल ब्लीडिंग के बारे में। एनल कैनाल के थ्रू या एनस के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है या शौच करते समय जो रक्तस्राव होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पर रेक्टल ब्लीडिंग या मल द्वार से खून आना या रक्तस्राव होना। पर रेक्टल ब्लीडिंग दो टाइप्स से देखने को मिलते हैं हम लोगों को। फर्स्ट, या तो फ्रेश ब्लड का स्राव होगा, फ्रेश ब्लड की ब्लीडिंग होगी एनल कैनाल से या एनस के थ्रू, या तो ब्लैक एंड क्लॉटेड ब्लड का स्राव होगा, या तो फिर ब्लैक टारी स्टूल का डेफिकेशन होगा, जिसको कि हम लोग मेलिना नाम देते हैं। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। फ्रेश ब्लड तब होगा जबकि लोअर जीआई ब्लीडिंग होगी, ब्लैक एंड क्लॉटेड ब्लड की ब्लीडिंग तब होगी जब अपर जीआई ब्लीडिंग होगी। अब ये अपर जीआई ब्लीडिंग और लोअर जीआई ब्लीडिंग क्या होती है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स, एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो कि डियोडिनम जेजुनल फ्लेक्सर के पास अटैच होता है। तो डियोडिनम और जेजुनम, जहाँ पे डियोडिनम समाप्त होता है जेजुनम स्टार्ट होता है, उस फ्लेक्सर को, उस मोड़ को हम लोग नाम देते हैं डियोडिनम जेजुनल फ्लेक्सर। वहाँ पे एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो कि उसको पोस्टेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन से अटैच करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स। उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अपर जीआई नाम देते हैं, उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग लोअर जीआई नाम देते हैं। तो अगर अपर जीआई से ब्लीडिंग होगी तो ब्लैक क्लॉटेड ब्लड का स्राव होगा, या तो मेलिना होगा, ब्लैक टारी स्टूल आएगा। और अगर फ्रेश ब्लड का स्राव होता है तो इसका मतलब यह है कि वो लोअर जीआई ब्लीडिंग है। तो आज हम लोग बात करेंगे लोअर जीआई ब्लीडिंग का, जिसमें कि फ्रेश ब्लड की ब्लीडिंग होती है, जो कि एनोरेक्टल डिजीजेज में मोस्टली मिलते हैं। अपर जीआई ब्लीडिंग की बात हम लोग कुछ दिन बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग की, फ्रेश ब्लीडिंग की। कॉजेज ऑफ द लोअर जीआई ब्लीडिंग, जिसमें फर्स्ट है पाइल्स या हेमोरॉइड्स। पाइल्स और हेमोरॉइड्स में जो ब्लीडिंग होती है ये धार के रूप में होती है, जैसे कि सिरिंज से कोई मेडिसिन को पुश कर रहा है, ठीक है। तो उसमें से एक फव्वारे के रूप में जैसे धार निकलती है, उस टाइप की अगर ब्लीडिंग हो रही है, या तो पेशेंट ये बता रहा है कि मैंने जब भी स्टूल के लिए बैठा एकाएक छपाक की आवाज़ आई और बहुत सारा ढेर सारा ब्लड वहाँ पे पॉट पे हमें दिखाई दिया, इस टाइप की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये पाइल्स हो सकता है या हेमोरॉइड हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और कंडीशन पेशेंट बताएगा जिसकी वजह से डायग्नोसिस बनेगी कि पाइल्स हेमोरॉइड्स है या और कोई कंडीशन है। सेकेंड, थर्ड या फोर्थ डिग्री की अगर पाइल्स है तो पेशेंट ये क्लेम करेगा कि जब भी हम शौच करने बैठते हैं तो कुछ मस से बाहर आते हैं, या तो अपने आप अंदर चले जाते हैं या दबाने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो सकती है जो कि पाइल्स में मिलेगी। सेकेंड जो कॉज है वो है फीसर का, एनल फीसर का। तो एनल फीसर जो कि टीयरिंग होता है या दरार फटना, एनल कैनाल में हल्का सा दरार फट गया या टीयरिंग हो गई तो उसको हम लोग नाम देते हैं एनल फीसर का। तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो एनल फीसर में ब्लीडिंग होगी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके होगी। पेशेंट ये क्लेम करेगा जब भी मैं शौच करने जाता हूं तो बूंद बूंद करके ब्लीडिंग होती है, और साथ में ये क्लेम जरूर करेगा कि साथ में हमें पेन होता है, कई बार सीवियर पेन होता है, साथ में बर्निंग सेंसेशन होता है। तो पेशेंट अगर आकर के क्लेम कर रहा है कि हमें ब्लीडिंग भी हो रही है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है और साथ में पेन हो रहा है, तो ये फीसर की कंडीशन हो सकती है। इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर ब्लीडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नहीं होती है तो कई बार जो है स्टूल का जो कॉलम होता है, जो कि हार्ड स्टूल आता है, तो जो स्टूल का कॉलम होता है उस कॉलम में एक लकीर आएगी, ब्लड की एक लकीर आएगी, लाइन खींची हुई आएगी। ये जो कंडीशन होगी ये फीसर की हो सकती है। थर्ड जो कॉज है पर रेक्टल ब्लीडिंग का वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होगा, अल्सरेटिव मतलब अल्सरेशन, कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, साथ में उसमें जख्म हो गए, अल्सरेशंस होंगे। उन अल्सरेशंस में ऊजिंग होती है और जिससे कि ब्लीडिंग होती है, पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है। अब ये जो पर रेक्टल ब्लीडिंग होगी वो फ्रेश ब्लड तो होगा, लेकिन सिर्फ ब्लड नहीं आएगा, ब्लड के साथ साथ अल्सरेशन है, अल्सरेशन से ब्लड का ऊजिंग तो होता ही है। जो भी इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कोलन है, कोलन का जो ल्यूमेन है उसमें से म्यूकस में भारी मात्रा में म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो पेशेंट ये बताएगा कि हमें म्यूकस के साथ ब्लड मिक्स होकर के आ रहा है, और साथ साथ ये कंप्लेन करेगा कि हमें दिन भर में 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार या कई बार 10 बार से ज़्यादा भी
शौच जाने की आवश्यकता हो, और जब भी मैं शौच जाने जाता हूँ डेफिकेशन काफ़ी कम मात्रा में होती है, म्यूकस और ब्लड ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये जो कंडीशन होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस की होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है वो प्रोक्टाइटिस की। प्रोक्टाइटिस जो टर्म आता है वो रेक्टम के लिए आता है। तो प्रोक्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम, तो रेक्टम में इन्फ्लेमेशन होगा, रेक्टम में इन्फ्लेमेशन होगा। ये भी कंडीशन अल्सरेटिव कोलाइटिस की जैसी ही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलन में इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन होता था, यहाँ पे रेक्टम में इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशंस होंगे। तो लगभग उसी टाइप के सिम्टम इसमें भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो प्रोक्टोकोलाइटिस की। दोनों अगर मिक्स हो गए, कोलाइटिस और प्रोक्टाइटिस दोनों आपस में मिक्स हो गए, यानी कि कोलन में भी इन्फ्लेमेशन है और अल्सरेशंस है, और रेक्टम में भी इन्फ्लेमेशन है और अल्सरेशंस है, तो दोनों अगर साथ में है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं प्रोक्टोकोलाइटिस की। इसमें भी पेशेंट यही आकर के क्लेम करेगा कि हमें दिन भर में 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार या कई बार 10 बार से ज़्यादा भी शौच जाने की आवश्यकता होती है। जब भी मैं शौच जाता हूँ तो ब्लड म्यूकस में मिक्स होकर के आता है और कभी कभी पेट में दर्द होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ में भी ब्लीडिंग होती है। जब पेशेंट आएगा तो ये बताएगा कि हमें पररेक्टल ब्लीडिंग हो रही है। जब भी शौच करने के लिए बैठते हैं तो म्यूकस के साथ साथ कुछ ब्लड, 2-4 बूंद ब्लड या हो सकता है आधा 1 चम्मच के आसपास ब्लड निकलता है। लेकिन वो साथ साथ ये भी बताएगा कि ब्लड के साथ साथ कभी कभी हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी कभी हमें डायरिया जैसी शिकायत होती है या कोलाइटिस जैसी शिकायत होती है। दिन भर में 4, 6 या 8 बार हमें शौच जाने की आवश्यकता होती है। तो क्रॉन्स डिजीज़ में एक तो पेशेंट ये बताएगा ही कि म्यूकस के साथ ब्लड आता है, तो म्यूकस के साथ ब्लड जो है वो तो कोलाइटिस में भी आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आता है। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम लोग बेरियम एनीमा के साथ साथ एक्सरे करवाते हैं। तो बेरियम एनीमा के साथ जब एक्सरे करवाते हैं तो रोज थॉर्न पैटर्न मिलता है एक्सरे में। जो ल्यूमेन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उस ल्यूमेन में जो रोज थॉर्न यानी कि गुलाब के कांटे के जैसे पैटर्न मिलते हैं, गुलाब के कांटे जैसे स्पॉट वाइट दिखाई देते हैं, जिससे कि कंफर्म डायग्नोसिस बनती है कि ये क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट्स हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है। कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि जबकि पररेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो पररेक्टल ब्लीडिंग किसी डिजीज़ की वजह से ना होकर के पोस्ट ऑपरेटिव होती है। जैसे कोई पेशेंट हेमरोइडेक्टोमी करवा के आया, पाइल्स का ऑपरेशन करवा के आया, फिस्टुला का ऑपरेशन करवा के आया, फिशर का ऑपरेशन करवा के आया, और उस ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो रही है उसमें से। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि किसी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो रही हो। लास्ट कंडीशन जो है वो CA, कार्सिनोमा ऑफ कोलोरेक्टम। तो कोलन का कार्सिनोमा हो सकता है, रेक्टम का कार्सिनोमा होता है, या तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो सकता है या एनल कैनाल का कार्सिनोमा हो सकता है। तो लगभग सारे इन तीनों जो कंडीशंस हैं, इसमें जब भी पेशेंट आएगा तो ये पेशेंट ये क्लेम करेगा कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ साथ स्लिम डिस्चार्ज आता है, फाउल स्मेल के साथ कुछ डिस्चार्ज होता है पर रेक्टम या पर एनल, जो कि शौच करने के पहले भी, शौच करने के बाद भी वाटरी डिस्चार्ज होता है। उसमें कुछ ब्लड आते हैं, कुछ वाटर आते हैं, कुछ म्यूकस आते हैं, और फाउल स्मेल होता है, बहुत ही गंदा स्मेल उसमें से आता है। तो फाउल स्मेल के साथ साथ स्लिम डिस्चार्ज अगर जाता है, और साथ में जो जनरल कंडीशन है उस पेशेंट की वो पुअर होती है, जो वेट लॉस है वो नज़दीक के 2-4 महीने में काफ़ी हैवी वेट लॉस होता है, 8-10 किलो, 15-20 किलो के आसपास वेट लॉस होता है। कभी कभी फीवर होता है, कभी कभी पेट में सीवियर पेन होता है, कभी कभी उसको कॉन्स्टिपेशन जैसा लगेगा, कभी कभी सीवियर डायरिया जैसा लगेगा। तो ये सारी कंडीशन उस पेशेंट के साथ होती है। जब हम लोग पररेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो अगर वो रेक्टम का कैंसर है या एनल कैनाल का कैंसर है तो इरेगुलर ग्रोथ हमारे फिंगर में फील होता है, और अगर एनल कैनाल का अगर कैंसर है तो उसमें कुछ अल्सरेशंस मिल सकते हैं, जो कि मार्जिनल अल्सरेशन जो होते हैं उसके इरेगुलर मार्जिन्स उसकी मिलेगी। और उसके साथ साथ जब भी फिंगर, एनल कैनाल से फिंगर जब भी निकालेंगे तो उसके साथ साथ कुछ डिस्चार्ज निकल के आएगा। अगर कुछ प्रोक्टोस्कोपी हम करने जा रहे हैं तो प्रोक्टोस्कोपी जब भी करेंगे तो प्रोक्टोस्कोप का जो लूमेन है उसमें से फाउल स्मेल के साथ कुछ डिस्चार्ज आएगा। प्रोक्टोस्कोप जब बाहर निकालेंगे उस समय भी कुछ डिस्चार्ज बाहर रेक्टम से, एनल कैनाल से होकर के आएगा। तो ये सारी जो कंडीशन होती है वो कार्सिनोमा में मिलती है। जो इसकी कंफर्म डायग्नोसिस होती है उसमें MRI करवाते हैं, MRI के साथ साथ जब बायोप्सी करवाते हैं तो बायोप्सी में ये कंफर्म होता है कि ये कार्सिनोमा ऑफ कोलन है, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम है, या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, या एनल कैनाल का कार्सिनोमा है। तो ये कंडीशन हुई हमारी पररेक्टल ब्लीडिंग की या लोअर GI ब्लीडिंग की। अपर GI ब्लीडिंग की बात कभी और हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।